लेक्चर में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो द फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। Now first of all, let me give you the concept of binding energy कि transition elements की binding energy क्या चीज़ होती है। Now जब भी एक मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोज आके मेटल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह अटैच होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। Now मेटल्स में बॉन्ड कैसे बनता है? जब मेटल अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दरमियान में जो स्पेसेस हैं जिन्हें हम इंटरस्टिसेस कहते हैं वहाँ पर छोड़ता है और ख़ुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव आयन। सो पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे इंटरस्टिसेस में जमा हो गए हैं, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं जो मेटल के एटम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती हैं। नाउ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मेटल एटम लूज़ करेगा इंटरस्टिसेस में, उतनी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी और उतनी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इनमें s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और s इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो हमारे पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर, और इसी वजह से ये मेटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और टफ भी होते हैं। नाउ सबसे पहले s ऑर्बिटल के अंदर यूजुअली हर ट्रांजिशन एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट में 5 d ऑर्बिटल्स हैं। नाउ d ऑर्बिटल्स का ये ट्रेंड है कि d ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अगर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड बन जाता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होगा उतनी ही हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट विल बी मोर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन 3D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ में स्कैंडियम में D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्कैंडियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज़ लोअर देन अदर्स। देन टाइटेनियम में D में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टाइटेनियम हैज़ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन स्कैंडियम। टॉकिंग अबाउट वेनेडियम, तो वेनेडियम का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इस पूरी सीरीज़ में मैक्सिमम होगा। नाउ क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है क्योंकि इसका s का इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है और d के भी 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। इसी तरह मैंगनीज़ में भी हमारे पास d के 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, लेकिन इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी कम हैं। सो क्रोमियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेनेडियम से कम है और मैंगनीज़ का इवन क्रोमियम से भी कम है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? एक तो इनका मेटालिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि इनकी बाइंडिंग वीक है, और सेकेंडली D5 कन्फिग्रेशन में d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है जो कि स्टेबल है, तो इसलिए ये बॉन्डिंग में रिलक्टेंसी शो करता है, जिस वजह से क्रोमियम और मैंगनीज़ का बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होने की बजाय बाकी एलिमेंट से कम होती है।
देन आयरन पे जाके अगेन बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होती है लेकिन वेनेडियम से कम होती है। अब आयरन की कन्फिग्रेशन है D6, तो आयरन की कन्फिग्रेशन और इससे बाद वाले एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेयरिंग की वजह से आयरन के बाद वाले एलिमेंट्स का जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो आयरन के बाद कोबाल्ट, देन निकल, देन वी हैव कॉपर, और जिंक का चूँकि d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है क्योंकि इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाइंडिंग में। नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट 5D सीरीज़, तो 5D सीरीज़ में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड है कि हमारे पास लैंथेनम की बाइंडिंग एनर्जी कम है, देन लैंथेनम से ज़्यादा हाफनियम की बाइंडिंग एनर्जी है, देन हमारे पास TA, देन इसमें हमारे पास जो फोर्थ मेंबर है टंगस्टन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट है, जबकि 3D सीरीज़ में वेनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट है। देन हमारे पास RE, देन OS, देन अगेन इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, एंड लास्ट में हमारे पास मरकरी की बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कि बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। और जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना स्टार्ट होते हैं d ऑर्बिटल्स में, तो पेयरिंग के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ करती है। सो इट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। नाउ हियर इफ़ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। तो जो ट्रेंड्स बाइंडिंग एनर्जी के हैं अगेन सेम ट्रेंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के भी होंगे। नाउ सेकेंड ट्रेंड है हमारे पास ट्रेंड इन एटॉमिक रेडाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो लेट्स लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज़ एंड देन बाकी एलिमेंट्स के हम एटॉमिक रेडाई को डिटेल में देखेंगे। सो एटॉमिक रेडाई का जनरल ट्रेंड ये है कि शुरू में हमारे पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। नाउ यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन है, कीप इन माइंड। फर्स्ट इज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और दूसरा कंपैरिजन है शील्डिंग का। तो अब जो फैक्टर डोमिनेंट होगा वो ही डिसाइड करेगा कि एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। नाउ शुरू वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग। अब शुरू में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, तो शील्डिंग शुरू में इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर हम देखना चाहें तो शुरू वाले एलिमेंट्स में 3D के अंदर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। दिस इज़ 3D एंड दिस इज़ इट्स वैलेंस शेल, वी कैन कॉल इट 4s। तो d इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से न्यूक्लियस की लास्ट शेल के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो शुरू में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग और शील्डिंग कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। दिस डज़ नॉट मीन दैट शील्डिंग इज़ डिक्रीजिंग, शील्डिंग इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन इसका मतलब ये है कि शील्डिंग शुरू में इतनी ज़्यादा नहीं है जितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो शुरू में ओवरऑल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो रेडियस है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। सो शुरू वाले 3-4 एलिमेंट्स में जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करेगा। देन व्हाट हैपन्स, देन जब हम मिड वाले एलिमेंट्स पे आते हैं तो व्हाट हैपन्स इन मिड, मिड में हमारे पास
इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ डी इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा हो चुका है। तो अब शील्डिंग भी क्या है, ज़्यादा हो गई है। इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को कंपेयर कर रही है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो चुका है। तो अब इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के करीब करीब। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि शील्डिंग और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज़ में चेंज नहीं आएगी और एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि शील्डिंग क्या करती है, शील्डिंग एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज़ होने में हेल्प देता है और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज़ होने में हेल्प करता है। तो जब ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगी तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस दरमियान में जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ आखिर में पहुंचकर हमारे पास क्या होगा, तो आखिर में जो एलिमेंट्स हैं उनमें एटॉमिक नंबर इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन डी ऑर्बिटल के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे। तो शील्डिंग क्या हो जाएगी, शील्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो शील्डिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास रेडियस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि शील्डिंग रेडियस को इंक्रीज़ करती है, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रेडियस को डिक्रीज़ करता है। लेकिन आखिर में नंबर ऑफ़ डी इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और डी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आउटर शेल को इफ़ेक्टिवली शील्ड करेंगे, जिसकी वजह से आखिर में जाके हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। सो लास्ट में हमारे पास रेडियस का ये ट्रेंड है कि आखिर में जाके ये इंक्रीज़ करता है। नाउ अगर हम इन एलिमेंट्स का ट्रेंड देखते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास रेडियस क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन आता है कि अगर हम कंपेयर करें 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स के रेडाई, तो इनके रेडियस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नाउ जब हम 3D से 4D पे जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज़ करता है, लेकिन 4D से हम 5D पे जाते हैं तो रेडियस कांस्टेंट रहता है। तो जो हमारे पास 4D के सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, इनका रेडियस सिमिलर है। नाउ व्हाई इज़ दैट सो? सो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। नाउ वी नो कि लेंथेनम के फ़ौरन बाद हमारे पास 14F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। नाउ इन F ब्लॉक के एलिमेंट्स आने की वजह से क्या होता है, तो जब हम लेंथेनम से जाते हैं हाफनियम तक, तो लेंथेनम के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं। उन 14 एलिमेंट्स के आने की वजह से जब हम लेंथेनम से हाफनियम पे जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय अ वैल्यू ऑफ 14। वाई? क्योंकि लेंथेनम और हाफनियम के दरमियान 14F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ही हम लेंथेनम से हाफनियम पे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 14, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका होता है। और अगर हम शील्डिंग की बात करें तो हमारे पास फिलिंग हुई है F ब्लॉक के एलिमेंट्स में, यानी F ऑर्बिटल में। नाउ वी नो कि F ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है। तो अब हमारे पास शील्डिंग इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई, शील्डिंग कम ही रही है, लेकिन इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर गया है बाय अ वैल्यू ऑफ 14। तो इसका मतलब है कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है और शील्डिंग में F ऑर्बिटल में फिलिंग की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसकी वजह से जब हम लेंथेनम से हाफनियम पे जाते हैं तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत इंक्रीज़ हो चुका होता है, जिसकी वजह से हाफनियम का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है ड्यू टू वेरी हाई इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यही इफ़ेक्ट पूरी 5D सीरीज़ में हमारे पास चलता है और इस वजह से इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग वेरी हाई इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इतना छोटा होता है कि 4D सीरीज़ के बराबर 5D सीरीज़ के साइजेस होते हैं।
So this phenomenon is called lanthanoid contraction.